हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड और लास्ट पार्ट। इसमें हम डील करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स वर्सेस एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लें तो बेसिकली हम एफडब्ल्यू टेलर का केस पढ़ चुके हैं, हु रेवोल्यूशनराइज द फैक्ट्री शॉप फ्लोर by devising a best method, fair day's work मतलब standardization of work, differential piece rate system and functional foremanship, जो हम इस चैप्टर के चैप्टर 2 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इन केस आपने वो अटेंड नहीं किया है तो आप उसे देख करके फिर फ्यूल के प्रिंसिपल्स में आए तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हेनरी फ्लेयर explained what amounts to the manager's work। तो फ्योल के प्रिंसिपल ज्यादा मैनेजर्स की तरफ फोकस थे, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स शॉप फ्लोर की तरफ फोकस थे। फ्योल was a French management theorist। He identified four functions of management: planning, organizing, directing and controlling। Staffing के बारे में उन्होंने उस एरा में नहीं मेंशन किया था। His 14 principles of management were published in a book, Industriale et General, and for his contribution, Henry Fayol is also known as the father of general management। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको 5 या 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए भी बोले जा सकते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो फ्यूल ने बोला है वो ये है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स। सो ट्रेन स्पेशलिस्ट, नॉट एसेंशियली स्पेशलिस्ट इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, जो हम अभी समझते हैं कि डॉक्टर्स में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, नॉट नॉट दैट वे अराउंड, बट बेसिकली एनीबडी who is been doing a particular work for a long duration of time, वो उसमें स्पेशलिस्ट हो ही जाता है ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो जैसे अगर शॉप फ्लोर पे भी बात करें, एनीबडी हुज मोर इन्वॉल्व इन नट्स, प्रिपेयरिंग नट्स एंड बोल्ट, तो वो उसी काम में ज्यादा एफिशिएंट होगा रादर देन ब्रिक लेइंग और समथिंग एल्स। इसलिए उसका स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेकेंड प्रिंसिपल। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड बेसिकली का मतलब क्या है कि जिस इंडिविजुअल को जितनी अथॉरिटी दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देना जरूरी है। अदरवाइज अब्यूज ऑफ पावर या फिर लैक, या फिर पर्सन को इनएफिशिएंट बिहेव करेगा क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है उसका काम करने की। इसका एग्जांपल जो बहुत अच्छा और आपकी बुक में दिया हुआ है, इफ अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट विद अ डील विद अ बायर एंड उसको टर्म्स जो ऑफर हो रहे हैं फ्रॉम द फॉर द डील, उसमें बेस्ट डील वो तब कर सकती है जब 60 डेज का क्रेडिट पीरियड मिला और उसकी वजह से प्रॉफिट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी से ने उसे मैनेजर को क्रेडिट लिमिट जो है वो मैक्सिमम 40 डेज तक की अथॉरिटी दे करके रखी है, तो इन दैट केस शी विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस डील। सो इन सच अ केस शी मस्ट बी गिवन द अथॉरिटी फॉर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज, बट नॉट मोर देन दैट। मे बी 100 डेज उसकी अथॉरिटी दे भी देंगे तो शी नॉट बी एबल टू यूज इट, और देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज बिकॉज उसका लेवल उतना हाई नहीं होगा। तो इसलिए authority and responsibility go hand in hand. Discipline is very important. Obedience of organization rule at every level in life and in management. Discipline मतलब टाइम पे आना, टाइम पे जाना, काम अच्छे से करना, डेडिकेशन से करना, ये सब चीजें डिसिप्लिन और रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स टू ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रेजुडाइज टुवर्ड्स ईच अदर। यूनिटी ऑफ कमांड इज वेरी एसेंशियल। फ्योल कहते थे कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये आप कॉमन सेंस लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल को दो सुपीरियर्स ऑर्डर दे तो वो ऑब्वियस है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों की स्टेटमेंट्स कंफ्लिक्टिंग हो सकती हैं, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होगा। सो टू प्रिवेंट कंफ्यूजन इट इज एसेंशियल दैट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूव टुवर्ड्स वन कोऑर्डिनेटेड गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल स्टैंडर्ड गोल जो होता है उसी की तरफ, उसी डायरेक्शन में सारी एक्टिविटीज या प्रोसेसेस प्लान होनी चाहिए। और अगर मोर देन वन डिपार्टमेंट्स हैं
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या डिविजन्स है, से एक कंपनी है जो कार्स और मोटरसाइकिल्स दोनों मैन्युफैक्चर कर रही है, तो दे मस्ट बी सेपरेटेड, देयर मस्ट बी नो ओवरलैप बिटवीन द डिविजन्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे ध्यान से देखें तो नॉट जस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन वर्कर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, परचेजर्स, सबका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। The next principle is remuneration of employees. All employees must be given fair remuneration. It must be a fair wage to give them reasonable standard of living. At the same time, the payment that is made to the employees should be within the paying capacity of the company. That is bankrupt company अगर है या इस तरह के कोई issues हैं, तो पेमेंट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज थोड़ा पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर सीनियर मैनेजमेंट दैट इज टॉप मैनेजमेंट के पास सारी पावर्स हैं तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और अगर लोअर मैनेजमेंट दैट इज सुपरवाइजर के हाथ में मेजॉरिटी पावर्स हैं या सिग्निफिकेंट पावर्स हैं तो उसे कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। So there is a need to balance both subordinate involvement through decentralization with managers' intention, और final authority जो है वो कौन retain करता है? Top management through centralization. An example of nationalization, national level पे decentralization का एक बहुत common example जो है हमारी पंचायत से, they have been given a lot of rights and duties, तो उसे decentralization कहते हैं। स्केलर चेन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली इसके हिसाब से ये कहा जाता है दैट फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है उसे फॉलो होना चाहिए स्केलर चेन में। मतलब अगर किसी जूनियर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से ई जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है और सेम डेजिग्नेशन पे ओ जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में उसे कम्युनिकेशन कैसा करना पड़ेगा? अपने सीनियर को डी को बोलेगा, वो अपने सीनियर सी को बोलेगा, वो अपने सीनियर ए को बी को बोलेगा। सो बेसिकली चैनल क्या चलेगा? नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ई डी सी बी ए एल एम एन ओ, ऐसा होगा नॉर्मल कोर्स में, सर्कमस्टेंस में। बिकॉज बेसिक इंटरेस्ट ये है कि अगर कोई सबॉर्डिनेट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके मैनेजर को या उसके लीड को पता होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होगा? जो ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये डायग्राम आप जरूर बनाएं एग्जाम में भी। ये डॉटेड लाइन जो बनी है ई टू ओ, उसे गैंग प्लैंक कहते हैं। ये इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में अगर कुछ बहुत दिक्कत आ जाए, इमरजेंसी हो, तो ई डायरेक्टली ओ से कम्युनिकेट कर सकता है। सिमिलरली नॉर्मली एम्प्लॉयज जो है अपनी कंपनी के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर से बात नहीं करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी छोटे से छोटा मैनेजर या छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन से बात कर सकता है। ऑर्डर का बेसिक मतलब क्या होता है? एवरी प्लेस, हर एक चीज को रखने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए, सो दैट आप अगले दिन पहुंचो तो आपको सब चीजें ऑर्डर में या अवेलेबल मिले। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इक्विटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि नो एम्प्लॉय शुड बी डिफरेंशिएटेड अमंगस्ट ईच अदर ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनैलिटी एक्सेट्रा। और फ्रैंकली इक्विटी का प्रिंसिपल और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इन करंट सिनेरियो जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं, क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग मिलकर के साथ में काम करते हैं, तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस इक्विटी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हुए बहुत केयरफुली हायर करना चाहिए, क्योंकि आप उनमें बहुत टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और आपके रिसोर्सेज भी जाते हैं उनको ट्रेन करने में, एंड उसको अपनी एफिशिएंसी स्लो दिखाने के लिए थोड़ा टाइम भी देना चाहिए एम्प्लॉय को, क्योंकि इनिशियली तो ट्रेन हो रहा होता है। तो इसलिए इट इज़ डिजायर दैट कोई भी एम्प्लॉय अगर हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो इससे रीजनेबल गुड अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी मिले टू परफॉर्म एंड वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। The next principle is initiative. Initiative basically says that not just the senior management but the lower level of management, yeah, every employee in the organization should
give some logical suggestions for improvement to the senior management as well. इससे क्या होता है कि एक तो इनिशिएटिव से बाकी लोगों को इन्वॉल्व भी फील होता है, एंड दे फील कि उनकी बात सुनी जा रही है. And this will also, these suggestions may also actually be very practical, because somebody who's working at the ground level may give a very useful and a good suggestion. So such initiatives must be encouraged. The last principle of fuel is Esprit de Corps. ये टर्म आप एक बार याद कर लें. इस टर्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको टीम स्पिरिट प्रमोट करनी चाहिए. तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है दैट मैनेजर को भी अपनी कम्युनिकेशन में, डे टू डे कम्युनिकेशन में, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस, इस तरह की कन्वर्सेशन जब आप अपने बोलचाल में लाते हैं, तो दिस गिव्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टू द एंटायर टीम. तो इसे एस्पिरिट डे कॉर्प्स कहते हैं. दिस विल गिव राइज टू spirit of mutual trust and belongingness amongst the team members. और अगर आपके टीम मेंबर्स खुश हैं तो voluntarily अच्छा काम करेंगे. So this will minimize the need of penalties also. एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट्स ऑफ हेनरी फ्यूल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर. इसको हम ध्यान से देख लेते हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव, हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे, जो भी अपन ने पढ़े हैं, वो प्रिंसिपल्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं. वाइल एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो शॉप फ्लोर या फैक्ट्री लेवल के लिए बनाए गए हैं. As far as concept of unity of command is concerned, हेनरी फ्यूल का एक definite और एक complete principle unity of command के ऊपर है, तो he was a staunch proponent of that particular idea. लेकिन F.W. टेलर के point of view से अगर देखें तो he was not very comfortable with the idea of unity of command. Rather, आपको याद होगा functional foremanship में हमने पढ़ा था, he recommended that a worker should receive orders from 8 specialists. तो F.W. टेलर was not a proponent of the idea of unity of command. वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है. एप्लीकेबिलिटी जो है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वाइल एफ.डब्ल्यू. टेलर के, जैसे आपने पता है कि शॉप फ्लोर पे ज्यादा एप्लीकेबल है, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेबल है. बेसिक ऑफ फॉर्मेशन जो है, फ्यूल के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं इन टर्म्स ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वाइल एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की प्रोसेस से उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया था. फोकस जो था of Henry Fuel was improving overall administration. F.W. टेलर का क्योंकि shop floor और factory से related है, therefore the focus was on increasing productivity. As far as personality traits of both these persons are considered, Henry Fuel was a practitioner while F.W. Taylor was a scientist. Henry Fuel की जो book है वो है General Theory of Administration, while Frederick W. Taylor ने जो है वो basically scientific management को devise किया था. तो अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखें तो both of them are associated with classical management theory. Both of them immensely contributed towards the study of management as a discipline, and their contributions जो है उनको essentially complementary in nature देखा जाए, not as two standalone ideas but as complementary to each other. अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक प्रिंसिपल जो है हम इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूल वाले. और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपसे 6 या 8 या जितने भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स पूछे जाएं आप उन्हें मेंशन करें. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ F.W. टेलर एंड फ्यूल, हेनरी फ्यूल. वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. एक कंसेप्ट आता है that principles of Taylor and Fuel are mutually complementary. One believes that managers should not close its ears and eyes to constructive suggestions made by employees, and because it results in substantial time and cost reduction, and which should be avoided. तो बेसिकली अब ये पूछ रहे हैं कि इस प्रिंसिपल में टेलर का कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है और फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. ये क्वेश्चन शुरू में हमें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो आप इस आंसर पे आराम से पहुंच सकते हैं. एज फार एज टेलर इज कंसर्न, जो प्रिंसिपल इस चीज के बारे में बात कर रहा है, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. So management should not close its ears to constructive suggestions given by employees.
It is an extension of principle of harmony. Competition नहीं होना चाहिए basically employees और managers के बीच में. There should be cooperation between them. So this concept by Taylor promotes the idea that management should be involved. Every individual in the organization must be involved. And as far as fuel is concerned, इसका principle जो इस idea को support करता है वो initiative है. Fuel was of the view that initiative is when an employee brings a suggestion that at all levels of organization should be allowed to give suggestions. So not just managers, but maybe workers also should be allowed to give suggestions. And if the initiative or suggestion results in substantial cost reduction, that should be awarded. Next question. Principles of Taylor and Fuel are mutually complementary. One believed that management should scientifically select person for work, and work assigned should be suit his or her physical and intellectual capabilities, while others suggest that work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks. The question is to identify and explain the principles given by Taylor and Fuel in the above mentioned paragraph. So as far as Fuel is concerned, ये दो principles को basically cover करता है. One is division of work and other is remuneration. Principle of division of work क्या state करता है? That work should be divided into small tasks. A trained specialist is somebody who is competent and is required to perform each job. This leads to division of works leads to specialization. And specialization is the most effective way to use human effort. While principle of remuneration, क्योंकि आप किसी स्टाफ एम्प्लॉय को यूज कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो उसे आपको रेम्यूनरेट भी करना जरूरी है. Therefore, principles of remuneration states that overall pay and compensation should be fair for both the employees and the organization, and employees should be paid fair wages, which should give him or her reasonable standard of living. As far as Taylor ka principle is concerned around this idea of hiring people is that harmony or not discord. It suggests that there should be complete harmony between managers and the workers, and he also suggested a mental revolution on the part of both managers and workers, that they should work in cooperation and in harmony, not in discord. अगेन एक और क्वेश्चन इसी थीम पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर और फ्यूल म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं. वन बिलीव दैट मैनेजर्स शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स व्हाइल अदर्स सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय कंपनसेशन शुड डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी and should give them reasonable standard of living. Identify and explain the principles of Frederick Taylor and Henry Fayol referred to in the above paragraph. तो टेलर के प्रिंसिपल को अगर आप डिस्कस करें तो टेलर बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर गेन विद द वर्कर्स. He emphasized on the principle of harmony, not discord, and also emphasized on mental revolution. Harmony, not discord जो है वो basically cooperation between the managers and the employees की बात करता है. It requires a transformation of thinking both the managers and the employees so that they work in harmony. And just transformation of thought को mental revolution भी कहते हैं. Management should share the gains of the company with the workers. At the same time, workers should also work and embrace changes. Taylor believed that prosperity of the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of the employees. So basically, it is कि दोनों managers as well as workers dedication से work करें in cooperation with each other. In the same way, fuel का principle जो है वो कहता है about remuneration to employees, suggests that employees should be compensation should be given depending on the earning capacity of the company and give them reasonable standard of living. Therefore, we can say एक ही concept के around दोनों के ideas काफी मिलते जुलते हैं and therefore mutually complementary. According to Fuel, the quantum and methods of remuneration payable to employees should be fair and reasonable. It should be satisfactory to both employers as well as employees. Thus, we can say that in this particular thought, the concept given by Taylor and Henry Fayol are mutually complementary. This brings us to the end of chapter 2 of our business studies for class 12 CBSE. We will continue our discussion in chapter 3. So for this, I request you to kindly like, share and subscribe to our channel, and see you in the next chapter, chapter 3.